आइए देखते हैं साथियों, आज हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी में बाजार क्या होता है, मार्केट क्या होता है, यह चीज़ ध्यान रखिएगा। ये शिक्षकों के लिए कुछ दिया हुआ है, उसको भी हम चर्चा में सम्मिलित करते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये 2 अध्याय बाजारों से जुड़े जीवन और व्यवसाय के चक्रों से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह बाजारों से जुड़े हुए जीवन से संबंधित है, लाइफ रिलेटेड टू मार्केट, एंड व्यवसाय के चक्रों से, साइकिल ऑफ बिजनेस। इनमें से कई प्रक्रियाएं तो हमें देखने को मिल जाती हैं। इसका मतलब क्या है? वो हमारे आसपास के माहौल में, आसपास के समाज में घटित होती है और उनका अवलोकन किया जा सकता है। हम बाजार जा सकते हैं, उनका अवलोकन पर्याप्त तरीके से कर सकते हैं, किंतु कई अन्य गतिविधियां हमारे लिए अनजानी भी बनी रहती है। जो किससे संबंधित है? बाजार से संबंधित है। अध्याय 7 है हमारे आसपास की बाजार। चैप्टर क्या नाम है? हमारे आसपास की बाजार। आइए देखते हैं। अध्याय 7 है हमारे आसपास की बाजार, मार्केट सराउंडिंग। इसमें हम एक स्तर पर बाजारों के अलग अलग स्थानों का अध्ययन करते हैं। एक स्तर क्या करते हैं? बाजारों के अलग अलग स्थानों का अध्ययन करते हैं। एक साप्ताहिक बाजार जो सप्ताह में एक बार लगता है, मोहल्ले की दुकानें और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि। एक अलग स्तर पर हम एक पेचीदा सवाल की जांच पड़ताल भी करते हैं कि इन बाजारों में माल कैसे पहुंचता है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पहुंचता है, परिवहन के द्वारा पहुंचता है। सब्जी के थोक बाजार के एक विशेष अध्ययन के द्वारा हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि बाजारों की जुड़ी हुई एक श्रृंखला कैसे काम करती है। चेन होता है, जुड़ा हुआ श्रृंखला होता है, और उसमें थोक बाजार की क्या भूमिका होती है। वैसे तो हम बाजार शब्द को बाजार के स्थानों का पर्याय मानते रहते हैं, पर असल में खरीदना और बेचना यह विभिन्न तरीकों से चलता रहता है। ध्यान रखिएगा, खरीदना और बेचना विभिन्न तरीकों से चलता रहता है। इस अध्याय में इस बात पर विचार किया गया है कि कैसे यह सब बाजार की एक व्यापक समझ बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 8 में यह देखने की कोशिश की गई है कि बाजार किस तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग अवसर उपलब्ध कराता है। एक कमीज की कहानी और उसकी प्रक्रिया में आने वाले बाजारों के उदाहरण से, है ना, बाजारों के उदाहरण से इस मुद्दे को प्रस्तुत किया गया है। एक कमीज के उत्पादन और वितरण के प्रत्येक कदम को ध्यान रखिएगा। एक कमीज के उत्पादन और वितरण के प्रत्येक कदम को समझते हुए हम यह एहसास कर पाते हैं कि इसमें होने वाली लेन देन की प्रक्रियाओं में कुछ लोग काफी फायदे में रहते हैं। हम यह एहसास कर पाते हैं कि इसमें होने वाली लेन देन की प्रक्रियाओं में कुछ लोग काफी फायदे में रहते हैं निश्चित तौर पर, और कुछ को बहुत कम या ना के बराबर ही लाभ मिल पाता है। लोगों को मिलने वाले अवसर बहुत ही असमान है। देखिए, फोकस इस पे किया गया है। लोगों को मिलने वाले अवसर, देखिए, लोगों को मिलने वाले जो अवसर हैं वह क्या है? बहुत ही असमान है। उत्पादनकर्ता के लिए बेहतर आमदनी सुनिश्चित करने के लिए के भी तरीके हैं, जैसे मैं इससे पहले भी चर्चा कर चुका हूं, जैसे सहकारी संस्थाएं बनाकर माल बेचना है, जैसे सहकारी संस्थाएं बनाकर माल बेचना। अब देखिए, आपके गुजरात में अमूल का संयंत्र है। आप जानते हैं, जो दूध पीते हैं अमूल, इस अमूल दूध का बहुत बड़ा, और ये एक सहकारी संस्था के तहत एक
कार्य करता है। सहकारिता बेस्ड फिर भी समतापूर्ण वितरण के कई और व्यवहारिक व कारगर रास्तों की तलाश की जानी चाहिए, है। आपके स्थानीय बाजारों के अनुभवों को कक्षा की चर्चाओं में शामिल करने का मौका भी इन अध्यायों में मिलता है। आसपास के किसी थोक बाजार का भ्रमण करना अच्छा रहेगा और विद्यार्थियों को कई बारीकियों कई बारीकियां खोजने का मौका मिलेगा, जैसे कि खरीद फरोख्त में मुनाफे की कितनी गुंजाइश मौजूद होती है, लोगों की दैनिक आमदनी कितनी होती है आदि। इस खोजबीन से वे समाज की असमानताओं को सीधे तौर पर परख सकेंगे। लोगों के बाजार के अनुभव बहुत ही गहरे और विविध होते हैं, इसलिए कक्षा की चर्चाओं में ऐसे सवालों को समय दिया जाना चाहिए जो अध्याय में तो नहीं है, परंतु जिन पे बच्चे क्या करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। देखिए यही खूबसूरती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ साथियों कि कहीं न कहीं एनसीईआरटी इस बात पे फोकस कर रहा है कि व्यवहारिक बातें क्या है। यहाँ से क्या पता चला आपको कि जो चैप्टर में बुक में नहीं दिया गया है लेकिन बच्चे उस पर बातचीत करना चाहते हैं, तो उस पर उनको क्या करिए, सक्षम करिए, उनके प्रश्नों का जवाब दीजिए, इस एवज में उनको तैयार करिए। तो ये व्यवहारिक पहलू जो होता है, व्यवहारिक पहलू पे जाने का प्रयास एनसीईआरटी कर रहा है कि आप क्या करिए, बच्चों के उन प्रश्नों का भी जवाब दीजिए जो वो पूछ रहे हैं, भले ही वो चैप्टर में नहीं दिए गए हैं। इससे उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे आसपास के बाजार, थोड़ा सा एक नजर डालेंगे हमारे आसपास के बाजार। हम बाजार जाते हैं और बाजार से क्या करते हैं, बहुत सी चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां हो गया, साबुन हो गया, दंत मंजन हो गया, मसाले हो गए, ब्रेड हो गए, बिस्किट हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, कपड़े हो गए, किताबें हो गए, कापियां हो गई इत्यादि, बहुत सी चीजें खरीदते हैं। हालांकि घरेलू दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं। हम जो कुछ खरीदते हैं यदि उन सबकी सूची बनाई जाए तो वह काफी लंबी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं, हर जगह सब चीज नहीं मिल जाएगा। कपड़े लत्ते की दुकान अलग जगह होते हैं, एक खास प्रकार की दुकान होती है, कापी किताबें की दुकान अलग होते हैं, आप जानते हैं। सब्जी मंडी में सब्जियां मिलती हैं, या आपके क्षेत्र के गली मोहल्ले में आपके ठेले पे सब्जी लगा के लोग देने आते हैं। किराने की दुकान पे आप देखते हैं साबुन मिल जाएगा, दंत मंजन मिल जाएगा, मसाले मिल जाएंगे, ब्रेड मिल जाएंगे, बिस्किट मिल जाएंगे, चावल मिल जाएगा, दाल मिल जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो भी जिन वस्तुओं को हम देख रहे हैं, बाजार की वस्तुओं को, वो अलग अलग जगहों पे मिलते हैं। उन सब की सूची बनाए तो काफी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए जाते हैं। हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती हैं। ध्यान रखिएगा, कैसे आती हैं चीजें खरीदारों तक, कैसे आती हैं, और ये खरीदार आखिर कौन होते हैं, ये बेचने वाले कौन हैं, और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती हैं। अब यहाँ थोड़ा सा एक नजर आप देखेंगे, यहाँ सब लिस्ट बनाया गया है, लिस्ट है। लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर के बाजार कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए दूध बेचने वाला प्लेस है, यहाँ पे आपको रबड़ी मिल रहा है, दूध मिल रहा है, दही मिल रहा है, पनीर मिल रहा है, घी मिल रहा है, मक्खन मिल रहा है। देखिए लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं, 3 कारण बताइए। फिर कह रहा है इन साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं, बड़े व्यापारी बाजारों में क्यों नहीं दिखते, और साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिल जाते हैं। एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाजारों में कैसे मोल तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां मोल तोल करना अन्यायपूर्ण होगा। देखिए ये है साप्ताहिक बाजार, और इसमें पढ़ेंगे इन सभी प्रश्नों का जवाब आ जाएगा। साप्ताहिक बाजार क्या है, थोड़ा समझ में हम डालते हैं। देखिए साप्ताहिक बाजार क्या है, एक नजर देखते हैं। साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि यह क्या है, सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। अरे बस
साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि यह सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन, मंगलवार को लगेगा, बुधवार को लगेगा, बृहस्पतिवार को लगेगा, रविवार को, किसी एक दिन लगेगा। इस साप्ताहिक बाजार में ध्यान रखिएगा, इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, जो डेली खुलती हैं पक्की दुकानें नहीं होती हैं। लोग बाइक पे, अपना रिक्शे पे, ठेले पे, तांगे पे अपना सामान लेकर के आएंगे, वहाँ बेच कर के फुटकर में फिर चले जाते हैं। व्यापारी क्या करते हैं, दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने को उन्हें समेट लेते हैं। कुछ ही दिनों के लिए वहाँ पे लगाएंगे, कुछ ही घंटों के लिए, कुछ ही समय के लिए। अगले दिन वे अपनी दुकानें फिर किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और लोग इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को क्या करते हैं, खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। अब देखिएगा, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं। अब इसका कारण बता रहा, ऐसा इसलिए कि जो पक्की दुकानें होती हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने पड़ते हैं, यानी कि फैक्टर कास्ट ज्यादा जाता है। यदि दुकान उसका अपना स्वयं का है तब तो ठीक है, भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यदि दुकान किराए का है, अक्सर दुकानदार दुकान जो खोलते हैं किराए के भाड़े पे ही खोलते हैं, तो भाड़ा बियर करना टफ टास्क होता है। भाड़ा कहाँ से निकालेंगे, तो जो सामान बेचते हैं उसी में उसको ऐड करते हैं, या पैकेजिंग में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। बड़े बड़े आप देख लीजिए, वही टीचर आपको इलाहाबाद में पढ़ाता है, वही टीचर आपको दिल्ली में पढ़ाता है, तो दिल्ली फीस ज़्यादा है, इलाहाबाद का फीस कम है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इलाहाबाद में रूम रेंट दिल्ली की तुलना में कम है। तो वही यहाँ पे बात कह रहा है कि जो पक्की दुकानें होती हैं, जो डेली खुलती हैं, उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारी भी रहते हैं और उन कर्मचारियों की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही क्या करता है, जमा करके रखते हैं, इनको भाड़ा नहीं देना पड़ता है। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर इनकी सहायता करते हैं इनकी कार्यों में, जिससे इन्हें अलग से कर्मचारी की जरूरत नहीं पड़ती है। साप्ताहिक बाजारों में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। एक अच्छा पॉइंट मिला आपको, थोड़ा सा मैं इसको और स्पष्ट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते होने का एक कारण यह भी है, एक कारण तो हो गया कि उनको दुकानों का भाड़ा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। दूसरा कारण ये हो गया कि कर्मचारी नहीं रखना पड़ता है, उस दुकान को ऑपरेट करने के लिए कर्मचारियों को रखना पड़ता है, उनको एक निश्चित कुछ वेतन देना होता है, वो नहीं रखना पड़ता है। और दूसरी जो बात है वो महत्वपूर्ण बात है कि जो साप्ताहिक बाजार है, साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं। कपड़े की दुकान तो कई तरह की हैं, जिससे उनमें आपस में क्या होती है, प्रतियोगिता भी होती है। ध्यान समझिएगा, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकानों पर वही सामान देख ले, जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल सकती है। ऐसी स्थितियों में खरीदारों के पास यह विकल्प भी होता है कि वे मोल तोल करके भाव कम करवा सके। ठीक, साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। देखिए अगला फायदा क्या है साप्ताहिक बाजारों का, अगला फायदा क्या दिखाई दे दिया यहाँ पे कि जरूरत की सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। ऐसे ही जब हम दिल्ली के मुखर्जी नगर से आप जब आगे जाएंगे तो गांधी विहार पड़ता है, नेहरू विहार पड़ता है, ढक्का पड़ता है, तो यहाँ सब वीकली
बाजार लगते हैं, साप्ताहिक बाजार लगते हैं, वहाँ स्टूडेंट के लिए वही सब कुछ, वही किचन के चौकी, बेलना, चिमटा, कलछुल, कढ़ाई, पलटा, सब्जी से ले करके सारा चीज वहां मिल जाता है। वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है। सब्जियों, कपड़ों, किराना सामान से लेकर बर्तन तक सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत भी नहीं होती है। गांधी विहार का उदाहरण मैं दे रहा है, गांधी विहार, नेहरू विहार, नेहरू विहार, फिर अब ढक्का, ढक्का गांव, इन तीनों जगहों का आइडिया हमको इसी तरह से दिल्ली में खूब लगते हैं, साप्ताहिक बाजार लगते हैं। थर्सडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, फ्राइडे मार्केट, ऐसे करके लगते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लगते हैं। आगे बात समझ में? अब देखेंगे हम थोड़ा, तो सभी चीजें यहाँ उपलब्ध होती हैं। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत भी नहीं होती है। लोग क्या करते हैं, अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहां सामान के विविध विकल्प उपलब्ध हो, है ना, कि एक ही जगह जाने पर हमको सारा सामान मिल जाए, हमको बार बार दौड़ने की जरूरत ना पड़े, बार बार टहलने की जरूरत ना पड़े। मोहल्ले की दुकान है, अब हम आते हैं मोहल्ले की दुकानों के बारे में। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछा गया था। पहला चीज क्या पूछा गया, लोग साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं, 3 कारण बताइए। पहला कारण क्या हो गया, पहला कारण ये हो गया कि एक ही जगह पे हमारी आवश्यकता की लगभग सभी चीजें मिल जाती हैं। दूसरा चीज, ये सस्ते भी होते हैं, आरी बात समझ। तीसरा जो इसका कारण है, वो महत्वपूर्ण कारण क्या है कि लोग साप्ताहिक बाजारों में इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ, ध्यान रखिएगा, यहाँ हम मोल भाव भी कर लेते हैं। मॉल वगैरह में बहुत मोल भाव हम नहीं कर पाते हैं, आरी बात समझ में। और यहां देखिए, मोल तोल करके भाव करवा सकते थे, यहाँ ये चीज होता है। और वहां क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है। तो ये इन साप्ताहिक बाजारों में क्यों जाते हैं, 3 कारण बताइए, 3 कारण पता चलिए। इन साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं, बड़े व्यापारी बाजारों में क्यों नहीं दिखते हैं। तो आपको पता है कि इन साप्ताहिक बाजारों में दुकानदार कौन होते हैं, फुटकर व्यापारी होते हैं, छोटे स्तर के व्यापारी होते हैं। और वो पक्की मकानों में अपनी दुकान नहीं बनाते हैं, बल्कि ठेले पर, गाड़ी पे, मोटर गाड़ी पे, टेम्पू पे, नीचे कैनोपी लगा करके वो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। दिन में आएंगे और मतलब 3 बजे 4 बजे के आसपास आएंगे और शाम को 6-7 बजे तक अपना सब सामान बेच करके चले जाते हैं। बड़े व्यापारी बाजारों में क्यों नहीं दिखते, क्योंकि बड़े व्यापारी क्या करते हैं, बड़े स्तर व्यापार करते हैं और एक जगह अपना पक्के मकानों में दुकान बना करके मेन मार्केट में, शहर में क्या करते हैं, रखते हैं। यहाँ कह रहा साप्ताहिक बाजारों में सामान सस्ते दामों में क्यों मिल जाते हैं, उसके पीछे रीजन है, 3-4 कारण है। इसलिए सस्ते मिल जाते हैं क्योंकि उसको मेंटेनेंस करने में बहुत खर्चा नहीं लगता है, कर्मचारी नहीं रखना पड़ता है, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता है, और साथ ही मकान का किराया नहीं देना पड़ता है। एक उदाहरण देकर समझाइए कि लोग बाजारों में कैसे मोल तोल करते हैं। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहाँ मोल तोल करना अन्यायपूर्ण होगा? बिल्कुल सही हो सकता है, मोल तोल करना अन्यायपूर्ण हो जहाँ छोटे तबके का कोई दुकानदार हो और अपनी दुकान लगाया हो, और हम जान रहे हैं कि सामान सस्ते मेरा फिर भी जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, उसमें मोल भाव कर रहे हैं कि वो जल्दी से, वो परेशान होकर के जल्दी से उसका सामान नहीं बिक रहा, बेच के चला जाए। तो कम से कम इस तरह नहीं करना चाहिए कि कम से कम लागत आगत का उसका अनुपात जो है बिगड़ने ना पाए, ताकि वो भी लाभ कमाने के पर्पज से इस बाजार में आया है, संघर्ष कर रहा है, उसे भी कुछ लाभ मिल जाना चाहिए। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट चीज। यहाँ पे देखिए, समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है, वह शहर के बड़े व्यवसायी से क्या करता है, कपड़े खरीदता है। यानी थोक में लोग, बड़े व्यवसायी क्या करते हैं, थोक में कपड़े बेचते हैं। और समीर रेडीमेड वस्त्रों का व्यापारी है, छोटे स्तर का व्यापारी है, शहर के बड़े व्यापारियों से कपड़े खरीद करके ला करके सड़कों पर, स्ट्रीट गलियों में, सड़कों पे, है ना, जैसे आप देखते हैं इलाहाबाद में आपके कंबल, पर्दा, तकिए का कवर, बेडशीट वगैरह, इन सब चीज़ों को जैसे आप तेलियरगंज से बैंक रोड जाते हैं,
तो रास्ते में आपको दिखाई देगा कि मजार चौराहे पे खूब इस तरह से छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी जो हैं, इस तरह के काम करते हुए नजर आपको आ जाएंगे। तो समीर साप्ताहिक बाजार का एक छोटा व्यापारी है, वह शहर के एक बड़े व्यवसायी से क्या करता है, कपड़े खरीदता है और सप्ताह भर में 6 अलग अलग जगहों के साप्ताहिक बाजारों में कपड़ों को बेचता है। उसको डिफरेंट ग्राहक भी मिल जाते हैं। समीर और दूसरे कपड़ा व्यापारी इकट्ठे आते जाते हैं। इसके लिए वे किराए की मिनी वैन ले लेते हैं। इसके उसके ग्राहक सामान्यतः आसपास के ग्रामीण होते हैं। दीपावली, पोंगल या ऐसे ही त्योहारों के मौके पर वह अच्छा व्यवसाय कर लेता है। हमारी बात समझ में? अब तो इतना प्रतिस्पर्धा समाज में बढ़ गया है, जैसे जैसे समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ता है, प्रतियोगिता बढ़ता है उत्पादों को लेकर के, वैसे वैसे उपभोक्ता क्या करता है, लाभ की स्थिति में आने लगता है। अब क्या हो रहा है कि वैन, ध्यान रखिएगा, अब क्या हो रहा है कि वैन है ना, जो वैन है, इस वैन में क्या कर रहे हैं लोग, अपने प्रोडक्ट को रख रहे हैं और ऊपर माइक लगा दे रहे हैं, अनाउंसमेंट करते हुए, वॉइस सूचना देते हुए क्या कर रहे हैं, जन जन तक सूचना दे रहे हैं कि सामान आ गया है गाड़ी में, आप सामान ले लीजिए। तो आपके दरवाजे पर आ रहा है, यहाँ तक कि सब्जी है ना, आपकी सारी आवश्यकता की चीजें अब आपके दरवाजे पे आ रहे हैं। पहले आप बाजार जाते थे, मैक्सिमम होता था, देखिए तो ऑनलाइन बाजार आ गया है, ऑनलाइन मार्केट आ गया है। घर बैठे मोबाइल से आप उनके ऐप है, ऐप पे जाइए और जिसको ई मार्केटिंग आप बोलते हैं, ई शॉपिंग आप बोलते हैं, वहाँ से जाकर के आप सामान परचेज कर ले रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। आज बताओ आपको बाजार भी नहीं जाना है, तो निश्चित तौर पर बाजार की जो नई संकल्पना ई मार्केटिंग है, एनसीईआरटी को चेंज करना चाहिए सिलेबस में। ई मार्केटिंग किस तरह से परंपरागत बाजारों को कैसे प्रभावित कर रहा है, इस पे एक अध्याय होना चाहिए। निश्चित तौर पे हो सकता है जब एनसीईआरटी में नवीन परिवर्तन होता है तो इस तरह के परिवर्तन को ऐड करना पड़ेगा। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं। बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी क्या करते हैं, अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं। ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज कलम या फिर दवाइयों की दुकान से दवाई भी खरीद सकते हैं। इस तरह की जो दुकानें हैं, इस तरह की दुकानें अक्सर पक्की और अस्थायी होती हैं, जबकि सड़क किनारे फुटपाथ पर सब्जियों को छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं, जो क्या करते हैं, उनको इस तरह का कोई भाड़ा नहीं देना पड़ता है। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत ही उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन, सप्ताह के 7 दिन सुबह से लेकर के रात 9 बजे तक, 8 बजे तक, जब तक ओपन रहता है तब तक वो अवेलेबल रहते हैं और हमारे पास अवसर रहता है कि हम जाकर के यहाँ पे सामान खरीद लेते हैं। यहाँ देखिए कुछ यहाँ पे बातें बताई गई हैं कि सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। सुजाता और कविता एक दिन अपने मोहल्ले की दुकान से किराने का कुछ सामान खरीदने पहुंची। वे इस दुकान पर अक्सर खरीदारी के लिए आती हैं। आज यहाँ भीड़ थी। दुकान मालकिन 2 सहायकों की मदद से दुकान का काम संभाल रहे थे। देख लीजिए, 2 सहायकों को रखा कब उन्होंने, जब दुकान में भीड़ बढ़ गई तो 2 हेल्पर की जरूरत पड़ी और उन हेल्पर को कुछ एक फिक्स सैलरी कुछ ही को देना पड़ेगा, तो उन्हीं की मदद से दुकान का काम संभाल रही थी। जब सुजाता और कविता दुकान के अंदर पहुंची तो सुजाता ने दुकान मालकिन को जरूरत की सामान की सूची बोलकर लिखवा दी। वे इनकी सूची के अनुसार सामान तोड़ने और पैक करवाने के लिए अपने कर्मचारियों को निर्देश देने लगी। इस बीच कविता चारों तरफ नजर दौड़ा रही थी। बाएं हाथ की सबसे ऊपरी शेल्फ पर अलग अलग ब्रांड की साबुन की टिकिया रखी थी। दूसरी शेल्फों पर दंतमंजन, टेल्को पाउडर और शैम्पू, बाल के तेल आदि रखे थे। अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग रंगों में सजे सामान मन लुभा रहे थे। फर्श पर कुछ बोरे भी पड़े हुए थे। सारा सामान तोड़ने और बांधने में करीब 20 मिनट लग गए। फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक सामने कर दी। दुकान मालकिन ने नोटबुक में 3000 रुपया, 3000 की संख्या दर्ज की और वापिस कर दी। उसने अपने बड़े रजिस्टर में भी यह संख्या लिखकर रख ली। अब सुजाता अपने भारी थैले लेकर बाहर निकली। अगले महीने के पहले हफ्ते में उसके घर से दुकान का हिसाब चुका दिया जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो इस तरह के दुकानदार होते हैं वहां से हमको उधार भी मिल जाता है, लेकिन जो साप्ताहिक बाजार वाले दुकानदार होते हैं उनसे उधार थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है, टफ टास्क होता है।
आगे बात समझ में देखिए, सुजाता नोटबुक लेकर दुकान क्यों गई? क्या यह तरीका उपयोगी है? क्या इसमें कोई समस्या भी आ सकती है? नोटबुक लेकर इसलिए गई क्योंकि एक जगह नोट कर ली थी और उसके बाद नोटबुक पे दर्ज हो गया कि कितना सामान उन्होंने ले गया। फिर बाद में जब उनके पास पैसा आया तो उन्होंने पैसा चुका दिया। आपके मोहल्ले में अलग अलग प्रकार की कौन सी दुकान है? आप उनमें क्या क्या खरीदते हैं ये आप बताइए कमेंट में। सड़क किनारे की दुकानों या साप्ताहिक बाजारों में मिलने वाले सामान की तुलना में पक्की दुकानों से मिलने वाले सामान महंगा क्यों होता है? इसके पीछे रीजन वही है, ऑपरेशनल खर्चे ज्यादा होते हैं बस। आइए अब देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ दिया। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती हैं। हमारे घरों के करीब तो वो होती हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। चूंकि साप्ताहिक बाजार बहुत ही कम घंटों के लिए, लगभग 4 से 5 घंटे के लिए ही खुली रहती हैं। फिर वो लोग अपने घर चले जाते हैं, फिर अगले दिन दूसरे क्षेत्र में जाकर के दूसरी जगह पे बाजार अपना ओपन करते हैं। इसीलिए हर वक्त वो अवेलेबल नहीं रहते हैं, लेकिन इन पक्की दुकानों पर हम कभी भी जा सकते हैं। सुबह 6-7 दिन की दुकानें खुली जाती हैं और लेकर के शाम को 7-8 बजे दुकानें खुली जाती हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं, अच्छा खासा रिलेशन डेवलप हो जाता है। अस्थायी होने की वजह से सामान्यतः दुकानदार और खरीदार क्या होते हैं, एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं। ये देखिए, यानी कि आज देखिए कुछ यहाँ बातें कही गई है, मैं इसको पढ़ने से पहले यहाँ पढ़ कंप्लीट कर लूँ। आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है। जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा, 3000 रुपये का बिल बना था, वो अपने नोटबुक में दर्ज कर ली, उतना नोट लेके चली गई और यहाँ भी नोट दर्ज कर दी। इससे बाद में गड़बड़ी के चांसेस नहीं रहते हैं, कहीं मिस्टेक के चांसेस नहीं रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ठीक है भैया जितना आया 3000 रुपया अपने खाते में लिख दीजिएगा और कहीं वो 3500 लिख लिए बाद में बढ़ा करके, तो 3000 को 3999 लिख लिया तो हम कहाँ से जवाब देंगे? तो आप उन्हीं के हाथों से जब नोटबुक में दर्ज रहेगा तो वहां पे और कोई ओवरराइटिंग नहीं रहेगा तो ये तो पता चल जाएगा कि आपने गड़बड़ी नहीं किया है। तो दोनों के पास पुख्ता प्रमाण रहता है, इससे हिसाब में गड़बड़ी नहीं आती है। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं, कुछ तो पक्की दुकानों वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकान सजाकर सामान बेचते हैं, मैंने भी देखा है। अब यहाँ देखिए कुछ बात है, कह रहा है कि अंजल माल एक 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता उस जाता है, इसमें लिफ्ट से ऊपर जाने और नीचे आने का आनंद ले रही थी। ये देखिए, यह कांच की बनी लगती थी और इसमें से बाहर का नजारा देखती हुई ऊपर नीचे जा रही थी। उन्हें यहाँ आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा आदि खाने की चीजें, घरेलू उपयोग का सामान, चमड़े के जूते, किताबें आदि तरह तरह की दुकानों को देखना चकित कर रहा था। माल के तीसरे स्तर पर घूमते हुए दोनों एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान में पहुंच गई। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें कुछ इस तरह देखा कि वह इन्हें रोक देना चाहता हो, परंतु उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने कुछ कपड़े और उन पर लगी कीमत की पर्चियां देखी। एक भी कपड़ा ₹3000 से कम का नहीं था, चूंकि ब्रांडेड था और चूंकि उस माल को ऑपरेट करने में खर्चे बहुत ज्यादा आते हैं तो उस माल का भाड़ा निकलेगा कैसे? इन्हीं कपड़ों की हाई रेंज से मिलेगा, से कम का नहीं था। यह कीमत साप्ताहिक बाजार के कपड़ों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक था। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली, मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूंगी जहां अच्छी किस्म का कपड़ा ज्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। आप क्या सोचते हैं, सुरक्षा कर्मचारी ने सुजाता और कविता को अंदर जाने से रोकना क्यों चाहा होगा? यदि कहीं किसी बाजार में कोई आपको ऐसी दुकान में अंदर जाने से रोके तो आप क्या कहेंगे? सुरक्षा के लिहाज से कर्मचारी रोकते हैं, उसके बाद आप कहिए, आप जांच कर लीजिए आपको, और अभी हम संदिग्ध लग रहे हो तो हमको रोकिए, नहीं तुमको जाने दीजिए। अब देखिए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और माल। अब यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है कि ऐसा क्यों होता है कि लोग मॉल में दुकानदारों से मोल तोल नहीं करते हैं जबकि साप्ताहिक बाजारों में ऐसा खूब किया जाता है। आगे बात समझ में, इसका देखिए कारण दिया गया है।
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाजार देखे। पहला है साप्ताहिक बाजार और दूसरा है पड़ोस की दुकानों का बाजार। पहला है साप्ताहिक बाजार, दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहाँ एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं और यहाँ पे लगभग सभी सामान मिल जाती है। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेंगी जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती हैं। इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में ध्यान दीजिएगा, इनका क्या होता है, अखबारों में एडवर्टाइजमेंट भी जाता है, नगर निगम के होर्डिंग पे भी इनका एडवर्टाइजमेंट आपको दिख जाने को मिल जाता है, जबकि दुकानदारों के, छोटे दुकानदारों के और साप्ताहिक बाजारों में विज्ञापन जैसा कोई भी कांसेप्ट नहीं होता है। देखिए, आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर क्वालिटी के दावे करके क्या करती बेचती हैं, महंगा होता है। कंपनियां अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए खरीदती हैं। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। वास्तव में लोअर मिडिल क्लास शॉपिंग मॉल में जाने से घबराता है। हालांकि मिडिल क्लास भी घबराता है, लेकिन मिडिल क्लास फैशन के नाते चला जाता है। आपको क्या लगता है, आपके मोहल्ले की दुकान में सामान कैसे आता है, पता लगाइए और कुछ उदाहरणों से समझाइए। थोक व्यापारी की भूमिका जरूरी क्यों होती है, इस पे भी आप गौर करके ध्यान रखिएगा। अब देखिए, बाजारों की श्रृंखला, इसी चर्चा में करता हूं। बाजारों की श्रृंखला, इसके बारे में हम नजर डालते हैं। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदने जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। कारखानों से बड़े बड़े व्यापारी क्या करते हैं, सामानों को खरीदते हैं और फिर उनको थोक व्यापारी लेकर के आते हैं और थोक व्यापारियों से फुटकर के रूप में हम खरीदते हैं। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 किलो प्लास्टिक कप आदि या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे, क्योंकि चीजों का उत्पादन करने वाले यानी कि जो कंपनियां, जैसे मान लीजिए कोई किसान है तो वो 1 किलो चावल थोड़ी बेचेगा या 1 किलो धान आपसे नहीं बेचेगा, 1 किलो गेहूं नहीं बेचेगा। वो बड़े स्तर पर बेचना चाहता है, इसलिए बड़े स्तर पर कौन खरीदेगा? बड़े व्यापारी। ध्यान समझिएगा, क्योंकि उसको तत्कालिक लाभ चाहिए, ठीक है ना। अगले प्रोडक्ट के लिए पूंजी चाहिए, अगले प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए, इसीलिए तत्कालिक लाभ चाहता है, तत्कालिक लाभ बड़े व्यापारी तुरंत दे देते हैं। इसीलिए छोटे तो जो चीजों का उत्पादन करते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे खेत हो, चाहे घर हो, जहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है ना, वे छोटे स्तरों पे बेचने को राजी नहीं होते हैं। ह्यूज अमाउंट में, विशाल मात्रा में, बड़े स्तर पे विक्रय करना चाहते हैं, इसीलिए बड़े व्यापारी इसे खरीद लेते हैं, फिर बड़े व्यापारी से छोटे व्यापारी खरीदते हैं। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। कितना अच्छा डेफिनेशन दिया गया। वे लोग जो उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? व्यापारी कहा जाता है। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में होते हैं, व्यापारी कहा जाता है, ठीक है। जो उत्पादक यानी उत्पादन जो कर रहे हैं और उपभोक्ता इनके जो बीच में होते हैं वो व्यापारी कहते हैं। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है, जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता, बल्कि वो बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। इन्हें वह
दूसरे व्यापारियों को क्या करता है, बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों क्या होते हैं, व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। आगे बात समझ, यानी कि व्यापारियों की एक लंबी श्रृंखला में जो अंतिम व्यापारी होता है, जो अंततः वस्तुएं क्या करता है, उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान क्या करता है, सामान बेचता हुआ मिलता है। आगे बात समझ में। यहाँ देखिए कुछ मैप दिया गया है और कह रहा है कि दिल्ली के 10 थोक बाजारों में से 4 ऊपर दिए गए नक्शों में दिखाए गए हैं। ये आजादपुर मंडी है, सब्जी मंडी, दरियागंज मंडी है, केशवपुर मंडी है, ओखला मंडी है। ये मंडी है जहाँ पे थोक बाजार है ना। अब आइए देखते हैं, हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों से समझेंगे। इस शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है, यहाँ वस्तुएं पहले पहुंचती हैं और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुंचती हैं। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापार, इसके बारे में आपने पहले पढ़ा था। बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से क्या करता है, प्राप्त करता है, खरीदता है। हो सकता है कि वह बड़ा व्यापारी अपने से भी बड़े थोक व्यापारी से स्वयं सामान खरीदता हो और शहर का जो बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है, चेन बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि वह सामान किस किस के पास से सफर करता हुआ हम तक पहुंचता है। हमारी बात समझिए, बल्कि हम जहाँ से खरीदते हैं, मेरे दिमाग में ये होता है कि यह केवल उन्हीं से हमने खरीदारी किया है। जबकि सही ये है कि उन तक आने में कई लोगों के बीच में वो प्रोडक्ट क्या होता है, घूमता है। अब देखिए, आफताब क्या है, शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी है। इसके बारे में कुछ दिया गया है, उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, आफताब उन थोक व्यापारियों में से एक है जो बहुत बड़ी मात्रा में क्या करता है, खरीदारी करता है। उसका व्यवसाय सुबह लगभग 3 बजे से आरंभ होता है, मॉर्निंग में। किसानों से डायरेक्ट उनके खेतों से ही प्रोडक्ट उठा लेता है, जाकर के मंडियों में बेच देता है। इसी समय सब्जियां बाजार में पहुंचती हैं। इसलिए इस समय को चूज किया जाता है क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, तो सब्जियों में सूर्य का प्रकाश आपातित नहीं हुआ, तो सब्जियों में, फलों में जो पानी की मात्रा होती है, पानी की मात्रा कम नहीं होती है। तो इससे क्या होता है, ग्राहक को, किसान को, बड़े व्यापारी को लाभ की स्थिति में बने रहते हैं। उनका प्रोडक्ट क्या होता है, टॉल अच्छे से बनता है। इसी समय सब्जियां बाजार पहुंचती है। यही समय है जब सब्जी यही समय है, ध्यान रखिएगा, यही समय है जब सब्जी बाजार या सब्जी मंडी में गतिविधियां तेज हो रही होती हैं। आसपास और दूर दराज के खेतों से ट्रकों, मेटाडोर, ट्रैक्टर की ट्रालियों में सब्जियां यहाँ आने लगती हैं। जल्दी ही नीलामी की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। आफताब भी इस नीलामी में शामिल होता है। सब्जियां देखकर वह तय करता है कि आज वह क्या खरीदेगा। उदाहरण के लिए, वह आज 5 क्विंटल फूल गोभी और 10 क्विंटल क्या करता है, प्याज खरीदता है। शहर में उसकी एक दुकान और गोदाम है जहां वह सब्जियों को क्या करता है, स्टोर करता है और वहां से बेचता है। यहाँ वह फुटकर व्यापारियों को क्या करता है, सब्जियां बेचता है, जो सुबह 6 बजे के आसपास वहां आने लगते हैं। यहाँ से दिन भर के लिए खरीदारी करने के बाद ये छोटे व्यापारी क्या करते हैं, लगभग 10 बजे के आसपास अपने क्षेत्र में अपनी दुकानें खोल लेते हैं, या ऑटो रिक्शा पे रख करके, गाड़ियों पे रख करके, साइकिल पे रख करके उसको क्षेत्र में, गांव में क्या करते हैं, बेचते हैं। अब देखिए, हर जगह बाजार,
हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के क्या है बाजार है। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर है क्या है तरह तरह के बाजार हैं, जहां तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं। ये बाजार अपनी अपनी जगहों और समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं। अब तो तरह तरह के सामान के लिए देखिए दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तरह तरह के सामान के लिए फोन या इंटरनेट पर भी ऑर्डर क्या कर दिए दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंचा दिया जाता है। कहा जाता है इतना प्रतिस्पर्धा बढ़ गया है और लोग ये सोच रहे हैं कितना हम उपभोक्ता को फायदा पहुंचा दें और इस एवज में वो हमारे वहां से ही सामान खरीदे, प्रोडक्ट खरीदे। इसके लिए फ्री होम डिलीवरी तक की सुविधा लोग दे देते हैं। शहरी क्षेत्रों के लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही क्या करते हैं बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। अपने क्रेडिट कार्ड से क्या करते हैं ऑनलाइन खरीदारी भी कर लेते हैं। इसी की बात मैं कर रहा था, एनसीईआरटी हालांकि वो दिया हुआ है। आ रही बात समझ में? अब देखिए ये अत्याधुनिक बाजारों में शॉपिंग करने का अत्याधुनिक तरीका है। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर के क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं, जैसे कि एमआर होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मेडिकल सेक्टर के बने हुए उत्पादों को डॉक्टर के सामने जाकर के उसको क्या करते हैं प्रोडक्ट को डॉक्टर के समक्ष दिखाते हैं, फिर डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर को राजी करते हैं, परसुवेंस करते हैं कि आप क्या करिए यही दवा लिखिए और हमारी कंपनी दवा दे रही है और इस एवज में कुछ तोहफा, कुछ मुनाफा, कुछ लाभ तो जरूर डॉक्टरों को देते हैं और फिर डॉक्टर वहीं से फार्मा कंपनी की दवा को लिखने लगते हैं। वही बात कर रहा है कि आपने देखा हो कि नर्सिंग होम, डॉक्टर क्लिनिक में भी कुछ कंपनियों के प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीके से चलता रहता है, अलग अलग क्षेत्रों में चलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता है, हॉस्पिटल में भी होता है, स्कूलों में भी होता है और यहाँ तक कि न्यायालय से लेकर के सभी संस्थानों में होता है। ये तो बाजार के वे रूप हैं जो हमें सीधे तौर पे दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम ही होती है, क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदने वाली चीजें हम सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का क्या करता है इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वह शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टैंक या एक्सेल, पहिया आदि अलग अलग कारखानों से क्या करते हैं खरीदे जाते हैं। परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। कार में लगे हुए अन्य उत्पाद कहां से आ रहे हैं ये हमें पता नहीं चलता है। सभी चीजों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। जैसे आप देखिए इमेज दिखाया गया है किस तरह से एक कार को फिट करने में, रिपेयर मतलब एक कार को तैयार करने में, मैन्युफैक्चरिंग में किस तरह से विभिन्न उत्पादों को इसमें क्या कर विभिन्न प्रोडक्ट को विभिन्न जैसे एक्सल है, पहिया है, बॉडी है, इंजन के कुछ पार्ट है उनको जोड़ा जा रहा है, अटैच किया जा रहा है। पंप बनाने वाली कंपनी पंप बना करके वहां से हमने खरीद लिया, पहिया टायर कहीं और से आ रहे हैं और इन सिंपल काम सबको ला करके जोड़ करके हुंडई में अपना लोगो लगा दिया। देखिए बाजार और समानता, इस अध्याय में हमने अपने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानदारों को देखा। हम इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर है। एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, कौन कह रहा है, एक छोटी पूंजी से व्यवसाय करने वाला दुकानदार है और ये देखिए शॉपिंग मॉल है, जबकि दूसरा अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च कर सकता है। एक इंसान ने छोटा पूंजी लगाया, दूसरा इंसान बड़ा पूंजी लगाया। इनकी आमदनी भी अलग अलग होती है। जो बड़ी पूंजी लगाया उसका आमदनी ज्यादा होगा, जो छोटा पूंजी लगाया उसकी आमदनी कम होगा। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की व्यापारिक तुलना में बहुत कम लाभ कमा पाता है। इसी तरह खरीदारों की भी अलग अलग स्थितियां हैं, कैटेगरियां हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी
लोग मालों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि इनकी आर्थिक क्रय शक्ति जो है वो ज़्यादा होती है, आर्थिक क्रय क्षमता ज़्यादा होती है। और साप्ताहिक बाजार अमूमन ग्रामीण अंचलों में देखा जाता है, कस्बाई इलाके में देखा जाता है, शहर के ही जहाँ गरीब लोग रहते हैं, कम आय वाले मिडिल क्लास वाले लोग रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे उनकी आय कम होती है, उसी तरह के प्रोडक्ट भी उनके लिए बेचे जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मालों में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये SDG गोल 12 की चर्चा किया है। देख लीजिए आपके सतत विकास लक्ष्य 12 क्या है, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन, यानी कि हमें किसी चीज़ का उपभोग भी करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है, जिम्मेदारी के साथ करना है, और जिम्मेदारी के साथ उत्पादन भी करना है। अब देखिए यहाँ दे रहा है, इसी तरह जबकि दूसरे लोग मालूम है, ठीक है, इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार बन सकते हैं। यदि हमारी हैसियत, आर्थिक हैसियत अच्छी है, इसलिए देखिए गांव के लोग भी लखनऊ में जाकर के शॉपिंग करते हैं, दिल्ली में जाकर के गांव से लोग शादी विवाह जो फंक्शन वगैरह होता है, तो ये दर्शाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है और वो लोकल मार्केट के उत्पादों से अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की जो श्रृंखला को हमने समझा, इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि एक जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं के बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है, बनी हुई चीज़ों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन भी बढ़ाया जाता है। जैसे सामान बिकेगा तो फिर प्रोडक्शन उसका शुरू होगा, परंतु क्या इससे श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं? आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन ये सतत विकास लक्ष्य उभा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अभ्यास प्रश्न दिया गया है, अभ्यास प्रश्न पढ़िए। उसके बाद शब्द संकलन दिया गया है, जैसे साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं। ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं और इन बाजारों में हमारे घरेलू सामान के लगभग सभी चीजें मिल जाती है, सब्जी से लेकर कपड़े और बर्तन इत्यादि तक। अब आता है मॉल, यह चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसकी इमारत बहुत बड़ी होती है, इसमें कई मंजिली दुकानें होती है, वातानुकूलित व्यवस्था होती है, रेस्तरां, सिनेमा घर तक होते हैं। इन दुकानों में प्रायः ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलते हैं। थोक इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिनमें सब्जी, फल और फूल आप भी सम्मिलित हैं कि अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। बाजारों की श्रृंखला, यह बाजारों की एक श्रृंखला होती है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ी तरह से जुड़ी होती हैं, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंच जाते हैं। ये था साथियों आपके ये जो NCERT का ये चैप्टर 7 था, जिसकी हमने आपके समक्ष चर्चा किया। इसी तरह से हम आगे भी NCERT को लेकर के चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद ये करता हूँ कि मेरा प्रयास आप सभी के सहयोग से निश्चित तौर पर सार्थक सिद्ध होगा और आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको पढ़िए और थोड़ा सा नजरिया विकसित करिए। भले ही थोड़ा सा बोरिंग आपको हो सकता लगे, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी, बिना NCERT पढ़े काम नहीं चलेगा, ध्यान रखिए। हालांकि ये सब आज के चैप्टर में आपने जो कुछ भी पढ़ा, ये बिना पढ़े भी आप जानते रहे होंगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। आ रही बातें समझ में? ये था आपका चैप्टर 7 जिसकी हमने चर्चा किया है। हमारे आसपास के बाजार अध्याय चैप्टर 7 था जिसकी हमने चर्चा किया। नेक्स्ट टाइम पे हम आपको नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर 8 होगा, उसकी चर्चा करेंगे। बस आज यही तक।